हम कहाँ दिल में छुपाकर राज रखते हैं, हम तो जीने का अलग अंदाज रखते हैं। ये तुम्हारे गीत हैं तो तुम इन्हें गाओ, हम तो अपने गीत अपने साज रखते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में हमेशा सच की एक आवाज नेता सज्जन सिंह वर्मा जी, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालातों पर एक पत्र लिखा कांग्रेस सुप्रीमो को, और ये पत्र कहीं ना कहीं सियासत में बयानबाजियों की वजह बन गया। आज हम उनसे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे IND 121 में। IND 121 में सज्जन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस, जैसा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, तो वो कांग्रेस मुक्त का जो सपना है वो तो कहीं ना कहीं साकार नहीं हुआ है, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए। आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से यहाँ पे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, यहाँ सरकारें हारी है। कांग्रेस पार्टी हारी जरूर है, पर मैं वजनदारी से ये कहना चाहूँगा कि सरकारें हारी। सरकारों के खिलाफ बदलाव की बयार थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हम ले लें, उत्तराखंड ले लें, छोटे राज्यों की बात करना ठीक नहीं है। तो ये चिंता का विषय तो है। भले हम बोले कि सरकारें हारी, कांग्रेस नहीं हारी, या बीजेपी नहीं हारी, या बीजेपी जीती, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो हम लोगों के लिए भी है, कांग्रेस के लिए है, और हमें कठोर निर्णय लेने की दहलीज पे जाना पड़ेगा। जो मैंने अपने पत्र में हवाला दिया था आदरणीय इंदिरा गांधी जी का, जिनके साथ मुझे भी काम करने का काफी मौका मिला, उनका हवाला दिया है मैंने कि वो 1 मिनट में मुख्यमंत्री बना देती थी, और गलत लगता था तो 1 मिनट में मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष उसको हटा भी देती थी। तो ये एक निर्णय की क्षमता हाईकमान में डेवलप करना पड़ेगी, ताकि त्वरित निर्णय, लंबा खींचने वाले निर्णय लोगे तो पानी यहाँ की बजाय यहाँ तक आ जाता है। तो पानी यहीं तक रहे तब निर्णय ले लो, तो आसानी से तैर के दरिया पार की जा सकती है। कहीं ना कहीं नाक तक तो पानी पहुंच गया है। 3 बार मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब 4थी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं नेता एक मंच पर तो आ जाते हैं, लेकिन बयानबाजियों का दौर नहीं थम रहा है। आपने जो समझाइश दी उस पर एक नेता ने तो आपको पार्टी से हटाने की मांग तक कर डाली। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाली बात है कि सच को स्वीकार अभी भी कांग्रेस नहीं कर पा रही। नहीं, जिन शख्स का आपने उल्लेख किया है, यही तो चापलूस लोग हैं जो कांग्रेस को ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। ये और इनके आका यही चापलूसी कर करके, ये जो नेताजी का जिक्र आप कर रहे हैं, ये अपने बड़े नेता की चापलूसी करते हैं, और वो बड़े नेता हाईकमान की दिल्ली में चापलूसी करते हैं। तो यही तो खतरनाक जंतु हैं जो कांग्रेस को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने सुपारी कांग्रेस की ले रखी है। मुझे कांग्रेस से, तुम क्या तुम्हारे पिताजी भी आ जाए तो नहीं निकाल पाएंगे। मेरा पूरा जीवन कांग्रेस में बीता है, और ईमानदारी से कांग्रेस के लिए खाद और बीज डालने का काम किया, पानी डालने का काम किया, पौधे को वृक्ष बनाने का काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेटों की टिकट के लिए कांग्रेस को गिरवी रख दी थी। जो लिस्ट आई थी उस पर व्हाइटनर लगा दिया, जो A फॉर्म B फॉर्म आता है उस पर व्हाइटनर लगा के अपने बेटे का नाम टाइप करके, वो जिससे पूरे भारत में कांग्रेस की बदनामी हुई थी। ये वो लोग हैं, चापलूस लोग, जो अपने फायदे के लिए कांग्रेस को कहीं भी किसी गड्ढे में डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं चिंता नहीं करता, मैं साफ बोलने का आदी हूँ। और चूंकि हार हुई है कांग्रेस की, तो मेरी चिंता का विषय मध्य प्रदेश भी है, जहां मैं रहता हूं, जहां राजनीति करता हूं। आपने खुद कहा कि 3 बार भाजपा की सरकार बन चुकी है, और फिर इलेक्शन आ रहे हैं, पानी यहाँ तक आ गया है। तो वही तो, पानी यहाँ तक क्यों आया? हम इस पानी को कम करके यहाँ तक तो लाएं, ताकि हम कांग्रेस के अच्छे दिन लाने की एक सार्थक प्रयास कर सकें। और यदि हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे, हम भी हाईकमान की चापलूसी करेंगे, हम भी अपने बड़े नेताओं की चापलूसी करेंगे, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हमें शहीद कर दो, हम चाहते हैं हमें शहीद कर दो, लेकिन हमारे कुछ सुझाव हैं, कुछ सलाह हैं, उनको कहीं जगह मिल जाए तो कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी, ऐसा मन में विश्वास। 125 साल पुरानी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती थी, उसको उत्तर प्रदेश में उसको सपा का साथ लेना पड़ा,
बिहार के चुनावों में भी वो सहयोगी दल के तौर पर थी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ऐसी पार्टी के तौर पर जानी जाती थी जिसको नाम और पहचान की दरकार नहीं थी। आज कहीं ना कहीं वो पार्टी जो है, जैसा आपने कहा, ऐसा ही एक वक्तव्य सलमान खुर्शीद साहब का आया था कि वैचारिक नेतृत्व का अभाव है। तो आपको क्या लगता है कि आपके एक पत्र लिखने से इतनी चेतना आ जाएगी हाईकमान में कि वो इस पत्र को गंभीरता से लेगा? देखिए, प्रयास नहीं करेंगे तो परिणामों की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। मैंने अपने हाईकमान से गुहार की है, अपनी बात, अपनी पीड़ा लिखी है, तो हमारा मन तो यही होता है कि हमारा हाईकमान कभी न कभी उन बातों पे गौर करेगा और जो गति हम कांग्रेस की चाहते हैं, तेज गति हो, वो गति हमें मिलेगी। सलमान भाई ने भी लिखा था, बात सही है, बात कांग्रेस की है। मैं ये कहूं कि नेताओं की बात चलती है कि नेताओं में ये है, नेताओं में वो है, बरोबर है। हाईकमान की जहां तक बात चलती है, हाईकमान को जो निवेदन मैंने किया कि त्वरित गति से निर्णय लिए जाए, गति तीव्र होना चाहिए। निर्णय अच्छा लो बुरा लो, बाद में उसके परिणाम होंगे, देखेंगे, लेकिन ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है। पानी को बहते रहना चाहिए। समय समय पर संगठन में ऊर्जावान लोगों को तरजीह देके जो पानी ठहर गया है उसे निकाल दो, ताकि फिर वो कुंड स्वच्छ जल से भर सके। ये कोशिश करने के लिए मैंने हाईकमान को सुझाव दिए, और एक कार्यकर्ता और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने हाईकमान को भी यदि आईना दिखाने की जरूरत पड़े तो दिखाऊं कि हम कांग्रेस इस समय कहां खड़ी है, और यदि इसे आगे ले जाना है तो एक कार्यकर्ता की बात को महत्व देना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि संगठन, तो संगठन एक दक्षता की बात करें मध्य प्रदेश में, मुखिया मोक्षों चाहिए खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। वहाँ बुद्धि कौशल भी बहुत जरूरी है। यहाँ तो मुखिया जो है वो अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो विश्वास यात्रा पे जाते हैं, पीछे से कोई कहता है कमलनाथ बेहतर होते तो ये बेहतर होते, तो मुखिया का ही विश्वास कार्यकर्ताओं पे नहीं है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत अगर बात करें तो कहीं भी एक बड़े प्रतिरोध के सम्मुख तो खड़ा नहीं होता है। बात आपकी एक हद तक ठीक है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कई कई नाम चले हैं, उससे वर्तमान अध्यक्ष डिमोरलाइज हुए हैं। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष के लिए भी मेरा है कि संकीर्ण मानसिकता से इतने बड़े प्रदेश का संगठन नहीं चलाया जा सकता। आपको अपने कद के बराबर उठना पड़ेगा। आपका कद इतना बड़ा है, आप यहीं तक उठ पाए हो, तो संकीर्ण मानसिकता और जातिवाद के परिधि से निकल के, क्योंकि कांग्रेस का है तो है कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो सिद्धांत लेके हम चलेंगे। और मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, तो यहाँ जिन जिन इलाकों में वो किसी भी नेता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, यदि आप उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखोगे, ग्रुपबाजी की दृष्टि से देखोगे, तो वो अच्छा व्यक्ति मरता चला जाएगा। उसको इस समय खाद और पानी की जरूरत है। उस व्यक्ति को, उस नेता को किसी से जुड़ा हो, है तो कांग्रेस का, बीजेपी का तो नहीं है, उसको डेवलप करोगे। ये फला व्यक्ति महाकौशल में ठीक हो सकता है, फला व्यक्ति बुंदेलखंड में ठीक है, फला व्यक्ति विंध्याचल में, इस तरीके से आपको मालवा में कौन ठीक है, ये छांट के यदि इतने साल भी राजनीति में आप दृष्टि नहीं पहुंचा पाए उन शख्सियतों पे, उन व्यक्तित्वों पे, तो मैं समझता हूँ फिर आप कांग्रेस खड़ी नहीं कर पाओगे। तो संकीर्ण मानसिकता से निकल के, जाति पाति के भेदभाव से निकल के आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो नहीं तो आप डरे हुए रहोगे कि कोई ना कोई तो आपकी जगह आएगा ही। फिर अगर 5 राज्यों की बात करें तो मणिपुर में और गोवा में, दोनों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस उभरी थी। और राजनीतिक कौशल है, राजनीति कोई सामान्य बात नहीं है। साम दाम दंड भेद हर तरह से विजय पाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी जैसे जीत की भूखी पार्टी, उसके समक्ष आपके जो प्रभारी थे वहां के, वो फेल हो गए। गोवा में आप 4 लोगों का बहुमत नहीं जुटा पाए और वो 10 का बहुमत जुटा लेते हैं। तो जब जिन लोगों को प्रभार दिया गया है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है,
आप हर बार कहते हैं, आपका हाईकमान कहता है कि हम हर की समीक्षा करेंगे, लेकिन उस समीक्षा में अभी तक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हुई। 10 साल हो गए। देखिए, गोवा और मणिपुर का संदर्भ इस समय पूरे देश में लोग ठीक दृष्टि से नहीं देख रहे। हॉर्स ट्रेडिंग ये लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है कि तानाशाह की तरह काम करने वाली पार्टियां खरीद फरोख्त करने लगी विधायकों की, और ये हॉर्स ट्रेडिंग शब्द बड़ा तेजी से प्रचलित हो गया पूरे हिंदुस्तान में। तो गोवा और मणिपुर में हॉर्स ट्रेडिंग करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम, जिसे ज्यादा सीटें मिली थी उन लोगों को बनने देना था। यदि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तब आप अपना दावा प्रस्तुत करते। साफ जनता ने देख लिया पूरे देश के कि आपने विधायक की खरीद फरोख्त की। जहां तक वहां के इंचार्ज दिग्विजय सिंह की बात है, दिग्विजय सिंह जी ने भी एक बयान दिया कि इस तरह के चुनाव में जहां पूरा बहुमत नहीं आ पाता, कुछ सीटें कम रहती हैं, वहां पे केंद्र में जिसका सत्ताधारी दल है उसकी सरकारें बन जाती हैं। ये उन्होंने शुरू से ही मान लिया था दिग्विजय सिंह ने कि सत्ताधारी दल है तो ये बनाएगा। यदि हमें कुवत है और हम कद्दावर नेता हैं तो इस तरह के मिथक यदि नहीं तोड़ेंगे तो हमारी राजनीति का फायदा है क्या? हमारी राजनीति से हमारी पार्टी को क्या फायदा? जो मिथक चले आ रहे हैं उन्हें चलने दें कि साहब वो तो जो सत्ताधारी दल है कम सीटें आती हैं, वो बड़े दल है उसके बाद भी वो कम सीट वाला बना लेता है सत्ताधारी। ये बातें ही तो गलत है। इसी का तो विरोध मैं करता हूँ, ताकि हाईकमान को भी दिखे कि वास्तव में जो परिणाम आए हैं किसकी गलती है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है। कल ही आंकड़ों में देखा कि मध्य प्रदेश बाल अपराधों में नंबर 2 पर, महिला अपराधों में नंबर 1 पर, किसानों की सुसाइड, कुपोषण, उसके बाद व्यापम जैसे मुद्दे तो हैं लेकिन मुद्दा ही नहीं है। एक व्यक्ति जो इन मुद्दों को उठा के जनता के साथ कनेक्ट कर सके, जनता की संवेदनाओं को अपने साथ जोड़ सके, जनता को ये समझा सके कि ये जो माया जाल जिसमें आप 10 साल से फंसे हुए हो ये सुशासन नहीं है, ऐसा मध्य प्रदेश के पटल पर दिखता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए एक सीधा बाईपास मिल रहा है। आपको लगता है कि चौथी बार उस बाईपास पे कोई बैरियर आप लगा पाएंगे? देखिए, सुशासन की बात तो शिवराज की सर्वथा मिथ्या है। वाक जाल किस तरह से फैलाया जाता है, वाकपटु लोग हैं। भाषण देने में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर शिवराज चौहान तक इतने माहिर लोग हैं कि हमारे, और नरेंद्र मोदी भी शामिल है, हमारे नेता राहुल गांधी ने एक कांग्रेस के सम्मेलन में कहा था कि हम अपने सच को भी साबित नहीं कर पाते जो हमने करके दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतने महान झूठे हैं कि ये गंजे को भी कंगा बेच दें। अब गंजे को कंगे की क्या जरूरत, पर गंजे को भी ऐसा दृश्य प्रस्तुत करेंगे कि तू ये कंगा कर ले, तेरे बाल वाल आ जाएंगे। तो सुशासन की बात तो सर्वथा गलत है। इन्हीं के भाई भतीजे रेत कांड में पकड़ा रहे हैं, डंपर की डंपर पकड़ा रहे हैं और छूट जाते हैं। बाल अपराध में नंबर 2 है, लेकिन महिला और बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें नंबर 1 है। किसान की आत्महत्या में नंबर 1 है। कुपोषण में नंबर 1 है। और व्यापम जैसे घोटाला, आप कह रहे हैं कि मुद्दा तो है पर मुद्दा ही नहीं है। हमारी कमी कांग्रेस की ये है कि हम एक सब्जेक्ट पकड़ के आंदोलन करते हैं, एक भ्रष्टाचार पकड़ के आंदोलन करते हैं, लेकिन हम उसे परिणाम तक नहीं पहुंचा पाते, रास्ते से लौट आते फिर दूसरा मुद्दा पकड़ लेते। तो ये रणनीति, जो रणनीतिकार है वो सबसे बड़े दुष्ट मानता हूं उनको कांग्रेस में। अरे भाई, एक चीज को परिणाम तक पहुंचाओ, उसको इतना हाहाकार मचा दो उस पर कि प्रदेश की जनता की आंखें खुल जाए। व्यापम जैसा इतना बड़ा मुद्दा जिसमें प्रदेश के लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में हुआ है, हम उस मुद्दे से नौजवानों को नहीं जोड़ पाए तो हमारी कमजोरी तो है। मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इनका भाई है शिवराज चौहान का 14 या 16 एकड़ जमीन है, नरेंद्र मास्टर। वो उसके बाद 3 साल पहले फसल हुई तो उसने 16 एकड़ जमीन में 4000 क्विंटल गेहूं बेचे। तो मैंने भाषण में कहा कि भैया कौन सी खाद और बीजे जाए, 16 एकड़ जमीन में 4000 क्विंटल गेहूं पैदा हो जाता, हम अपने किसानों को दे दें तो ये देश और ये प्रदेश सुखी हो जाए। तो सुशासन तो नहीं है, पर हम ये बात सही है कि मुद्दों को सही रूप से भुना नहीं पा रहे हैं। वही रणनीति की आवश्यकता है
कि किन मुद्दों को लेके आगे चले, न धर्म, न जाति, न मजहब। अब तो विकास और सर्वधर्म संभाव की बात को आगे लेके चलना पड़ेगा। एक कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि नोटबंदी, निश्चित रूप से चाहे आप जीडीपी के आंकड़ों पर गौर करें, ग्रोथ रेट नीचे आई है, रोजगार कहीं ना कहीं जो अनियोजित क्षेत्र थे उनमें तो, असंगठित क्षेत्रों में तो रोजगार की दर बहुत बेहद नीचे आई है। आपकी बात सही होने के बावजूद भी नोटबंदी का इफेक्ट नहीं हुआ। इवन अब तो रणनीतिकार तो आप लोग हायर करने लगे हो। पीके को आपने हायर किया, पीके इस बार अपने गृह पे वापस चला गया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हाई कमान वाकई में इतनी संजीदा है कि वो आपके इस पत्र को, आप पत्र लिखेंगे, अगर पत्र पे उनका कोई जवाब नहीं आया तो इस पत्र का क्या फायदा होने वाला है? देखिए, यदि आप पुरुषार्थ करोगे ही नहीं, आप प्रयास करोगे ही नहीं और परिणामों की वो करोगे, परिणाम अच्छे आ जाएंगे, तो मैंने एक प्रयास किया है अपना हाईकमान तक अपनी आवाज पहुंचाने का। असल में बात यह है कि एक राजनीति में थिंक टैंक की बड़ी आवश्यकता होती है। वैचारिक स्तर के वो लोग जिनका जीवन अनुभवों से भरा हुआ है, उन लोगों की एक टीम का फिर से गठन होना चाहिए, जो पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में और अलग अलग प्रदेशों के परिप्रेक्ष्य में किन बातों को हाईलाइट किया जाए, किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाए, किन मुद्दों को जनता के सामने परोसा जाए जिसे वो अंगीकार करे, स्वीकार करे। तो उस तरह की एक मजबूत टीम की आवश्यकता कांग्रेस को है और कांग्रेस के पास बड़े कद्दावर नेता हैं, लूप लाइन में पड़े हैं, जिनका पूरा जीवन राजनीति में निकल गया। कोई मुख्यमंत्री रहा है, कोई 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा है, कोई सेंट्रल मिनिस्टर रहा है, पर कमोबेश स्थिति ये हुई कि वो अपने घर में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को हमें ला के उनके विचारों से कांग्रेस को आगे गति देना पड़ेगी। एक ईंधन है वो, एक गाड़ी चलाने का ईंधन है वो लोग। उनके ईंधन को हम यदि गाड़ी में डालेंगे तो तेज गति से हमारी कांग्रेस की कार चलेगी। अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, जो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस उनके इर्द गिर्द घूम रही है, तो विपक्षी दल ने आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो चित्रण है वो ऐसा कर दिया है कि एक वो बड़े सामान्य समाज के व्यक्ति हैं, उनका जो है बाल बुद्धि है, उनको समझ लेने की क्षमता नहीं है, और जो हार हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बात पर ठप्पे भी लगाती चली आ रही हैं। तो निश्चित रूप से इस बार आपके पत्र को या आपके जैसे भाव रखने वाले कांग्रेस के समर्पित नेताओं की बात को अगर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में गंभीरता से नहीं लिया गया तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा, उसमें आप स्वतः सहयोग करने की मुद्रा में आ जाएंगे। देखिए, मैंने कहा, राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक सभा में कहा था कि ये झूठ भी इतना कस के बोलते हैं कि लोगों को सच लगने लग जाता है और गंजे भी कंगा खरीदने लग जाते हैं। तो जो राहुल गांधी की इमेज इसी तरह का झूठ बोल बोल के बनाई। हम क्या बोल रहे हैं कि हम अपने सत्य को ही जनता को परोस नहीं पाते हैं कि ये काम हमने किया, मनरेगा हम लाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन हम लाए, राइट टू एजुकेशन हम लाए, राइट टू फूड हम लाए। हमने तमाम सारे वो काम किए। आधार कार्ड लाए, 18 साल के नौजवान को हमने वोटिंग का अधिकार दिया, तमाम सारी अच्छी बातें करी। कोई भूखा ना सो, वो करा हमने। लोगों को 100 दिन हाथों को काम मिले, पर हम अपनी उन बातों को प्रचारित नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल गए। अब इससे अंदाजा लगा लो कि नरेंद्र मोदी साहब ने चुनावी सभाओं में, जब लोकसभा के चुनाव थे, 15 लाख हर किसी के खाते में डालूंगा। लोग बिक गए शब्द में इस्तेमाल करूं तो लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। अब बिके, वोट बिका, 15 लाख रुपए हर खाते में डालूंगा। तो कांग्रेस के भी कई लोगों ने वोट ठोक दिया। उनने नौजवानों को कहा कि तुम्हारे हाथों को मैं रोजगार दूंगा, मेरी सरकार बना दो। आज और 5% बेरोजगारी और बढ़ी है नरेंद्र मोदी के बनने के बाद। ये राष्ट्रीय आंकड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने तमाम सारे लोक लुभावने वादे किए थे, कर्ज माफी की बात की थी, महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की बात की थी। तो झूठ बोल के सरकार बना ली, उनका झूठ चल गया। हमने मध्य प्रदेश में जब मैनिफेस्टो बना, मैं था उस कमेटी में, हमने मैनिफेस्टो में हमारा रखा था कि शिवराज चौहान तो 2 चुनाव लड़ चुका है, कर्ज माफी की बात की 50,000 की, ये तो नहीं करेगा, ये तो झूठे लोग हैं। हमारी सरकार बनाओ, 51,000 रुपये कर्जा हर किसान का माफ करेंगे
हमने साथ में कहा कि हम बिजली के सारे बिल माफ करेंगे, हमारी सरकार बना तो हमने कहा कि किसान के बेटे को 5 लाख रुपए से रोजगार करना है, उद्योग डालना है छोटा मोटा, तो हम किसान के बेटे को गांव में ही उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपया बिना ब्याज का लोन देंगे। अब हमारी बातों पे लोगों ने विश्वास नहीं किया, झूठों की बात पे विश्वास कर लिया और परिणाम कहीं ना कहीं नोटबंदी वाला, और ये सब भोगना पड़ रहा है। नोटबंदी जैसा तुगलकी निर्णय, यूपी में सरकार बन गई, ईवीएम मशीन का लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे। सज्जन वर्मा आज से 4 साल पहले चुनाव आयोग को 1 घंटे घेर दिया था, उनके चीफ को मैंने दिल्ली में, उसी समय मैंने सारे तथ्य प्रस्तुत किए थे। हार का ठीकरा हम ईवीएम पे नहीं फोड़ रहे हैं। वो राष्ट्र जहां होते थे ईवीएम से चुनाव, जापान, अमेरिका, इस तरह के कई देश हैं जिन्होंने बंद कर दिया ईवीएम। तो आप कोई बहुत विद्वान देश तो है नहीं हमारा, हम उनका अनुसरण जब मांग करता, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मांग करता है कि मेरे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, जो भी काउंसलर के चुनाव है, ये बैलेट पेपर से करो। जब एक मुख्यमंत्री की बात ही नहीं मान रहे, उसमें हानि क्या है? मैं तो चुनाव आयोग से पूछता हूँ और देश की जनता से पूछता हूँ कि उसमें हानि क्या है? यदि एक मुख्यमंत्री मांग कर रहा है, अपने मन के संशय को मिटाना चाहता है, तो एक मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा चुनाव आयोग, तो ये मोदी से बड़ा तानाशाह होगा। मानना, एक मुख्यमंत्री की बात को मानना चाहिए। मुख्यमंत्री की बात आप मानते हो कि चुनाव की तारीखें क्या क्या आएंगी, उस समय तो मानते हो। तो जब एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुझे डाउट है, मुझे शंका है कि चुनाव फेयर नहीं होंगे इन मशीनों से, बैलेट पेपर से करा दीजिए, कराना चाहिए। तमाम सारी बातें हैं। ये तो एक बात हो गई, जैसे आपने कहा कि ये चुनाव सुधार की दिशा में एक कदम है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में गौर करें, इतनी सारी कमियां खामियां होने के बावजूद, इतना सारा दुष्प्रचार होने के बावजूद, आपके अंतरकलह होने के बावजूद भी जहां कांग्रेस डट के खड़ी हो जाती है, जैसे पंजाब में खड़ी हुई कैप्टन अमरिंदर, कहीं कोई दूसरा नाम नहीं था, एक नाम, एक व्यक्ति, एक बात, जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया। तो ये एक संकेत है इस वक्त कांग्रेस को कि अभी भी चेत जाए कांग्रेस, अन्यथा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्थितियां हैं वो बहुत दुर्लभ होने वाली हैं। क्योंकि आपकी आवाज का तो जैसे आपने कहा कि चापलूस और उनके आका, तो ये निकलेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे लोग आगे आएंगे बिना डर के, बिना भय के, हम लोग की कल हटाते हो आज हटा दो, उस भावना से काम करेंगे, इस तरह के लोग आगे आएंगे, तभी तो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कांग्रेस से बाहर होंगे और दूसरे नौजवानों को मौका मिलेगा। अब राहुल गांधी की बात, पहले प्रश्न का एक जवाब है कि राहुल गांधी ने भट्टा परसोल से लेकर तमाम जगह की पद यात्राएं की, यूपी इलेक्शन में खाट पंचायतें लगाई। क्या राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की? मेहनत की, लेकिन परिस्थितियां इस देश की इस समय झूठ बोलने वालों को सर का ताज इस देश की जनता बना रही है। तो राहुल गांधी एक बेचारा क्या करेगा? झूठ हम परोसते नहीं, हम सच बोलते हैं। हम चाहते हैं कि जनता सच को माने। हम जो चुनाव घोषणा पत्र बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, करके दिखाया हमने। तो 10 साल अभी हमारी सरकार थी केंद्र में, कौन सी ऐसी योजना है जो हम पूरी नहीं कर पाए? हर चीज लेके आए। और ये जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये 2 महीने होते प्रधानमंत्री बने हुए और 10 साल से बेचारे मनमोहन सिंह अपने वैज्ञानिकों के साथ मंगलयान बनवा रहे, अरबों रुपए लगा रहे। हम अपने समय पे मंगलयान भेज नहीं पाए, प्रधानमंत्री बनती 2 महीने बाद मंगलयान छोड़ते हैं नरेंद्र मोदी और देश की वाहवाही लूटते हैं। देश की जनता भी ऐसी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी बनती मंगलयान छोड़ दिया। तो इस देश की जनता की मानसिकता आज भी वैसी है। जब जवाहरलाल नेहरू ने भाखरा नंगल डैम की आधारशिला रखी थी, उस समय जनसंघ के यही झूठे लोग, आरएसएस और जनसंघ के लोग बड़े प्रचारक होते हैं, इनकी तारीफ भी करता हूँ कई जगह पर। इन लोगों ने वहां की जनता को, पंजाब की, अरे ये बांध मत बनने देना, ये तो इसमें से नेहरू की चाल है, जवाहरलाल नेहरू की, इसमें से पूरा करंट निकाल लेगा, तो अपने खेतों में जो पानी जाएगा उससे तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो ये उस जमाने से झूठ बोलते आ रहे लोग हैं। तो अब इनका तोड़ है नहीं हमारे पास, लेकिन अब कोशिश चल रही है। सारे दल एक साथ जो विपक्ष में बैठे हैं, जाके चुनाव आयोग का गला पकड़ लो। चुनाव आयोग होता क्या है? कोई चमत्कारी पुरुष थोड़ी होते हो।
पकड़ लो गला उनका कि जब हम एक मुख्यमंत्री चाह रहा है, सारे दल के लोग चाह रहे हैं, तो आपके पिताजी का क्या जा रहा है, क्यों आप नहीं करवाएंगे बैलेट से चुनाव? ये सारी बातें दमदारी से करना पड़ेंगी, तब हम आगे के चुनाव को जीतने की बात कर पाएंगे। अंतिम प्रश्न, जैसा आपने कहा कि दमदारी से बात रखनी पड़ेगी, 40 सांसदों के होते हुए जब राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल पर अपनी दमदारी दिखाई, सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा। ये देखा कि कम लोग भी अगर बात दमदारी से रखते हैं तो सरकारें सुनती हैं, लेकिन वो दमदारी न तो प्रदेश स्तर पर, न केंद्र स्तर पर, न राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस में। एक ऐसा जन आंदोलन जिसमें कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता के साथ जनता भी आपके साथ खड़ी दिखाई दे, ऐसा एक भी आंदोलन पिछले 10 सालों में नहीं हुआ जो क्रांति का द्योतक बना हो। अंतिम सवाल, मैंने कहा था ना कि भाखड़ा नंगल के समय जो भ्रांति बीजेपी जनसंघ और आरएसएस ने फैलाई थी, वही मानसिकता आज भी जनता की है कि अरे करंट निकाल लिया, अपनी फसल कैसे होगी। तो आज भी मानसिकता इसी तरह की भारतीय जनता पार्टी के झूठ को स्वीकार करे जा रही है। 15 लाख डालेंगे, ये करेंगे, रोजगार देंगे नौजवानों को। हमारी बात जहां तक है कांग्रेस की, मैंने अपने मन की पीड़ा अपने पत्र में जाहिर की, तो उसमें यही बातें तो है कि सारे घर के बर्तन बदल डालो सारे बर्तन, कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो नई चमक आएगी। अभी मणिशंकर अय्यर, प्रिया दत्त, इन लोगों ने भी आज कहा कि नौजवान हाथों में ईमानदारी से कमान सौंपो, हार रहे हैं ना, एक बार और हारेंगे, लेकिन वो पीढ़ी तो तैयार हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि 60 साल के बाद लोगों को विधानसभा और लोकसभा टिकट देना बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस के उन नेताओं को झूठ बोलती है तमाम सारे। अभी ये मनोहर खट्टर है वहाँ, अभी क्या है मुख्यमंत्री हरियाणा का, कई ऐसे है तो झूठ बोलती है। वो मैं नहीं कह रहा, मैं दमदारी से बोलता हूँ। मैं अपने यूथ को आगे लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एनएसआई और यूथ कांग्रेस के चुनाव बंद हो, नॉमिनेशन होना चाहिए, जिससे एक दमदारी रहे, और 60 साल के नेताओं को संगठन का काम देना चाहिए। जो मैंने कहा कि वैचारिक स्तर की टीम हमारे पास नहीं है, इस तरह के लोगों के विचारों को समाहित करके कांग्रेस का एजेंडा बनना चाहिए विकास का। वो झूठ भी बोल जाएंगे, मैं सच बोलूंगा और हार जाऊंगा। कांग्रेस की कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की हैं, लेकिन शून्य से शिखर का अगर रास्ता तय करना है तो आमूलचूल परिवर्तन की दरकार है। और पत्र में यही लिखा है, अब ये खत है या खता है, ये हाईकमान जाने, लेकिन हमें एक कार्यकर्ता के तौर पर सच बोलना है। सज्जन जी, आपने बहुत सारे बिंदुओं पर जिस बेबाकी से, जिस सहजता से, जिस स्पष्टवादिता से अपने विचार साझा किए, कांग्रेस का कार्यकर्ता और इस प्रदेश और देश का जनमानस निश्चित रूप से आपसे इत्तेफाक रखता होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका।